हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम एमएमसी के ट्रेनिंग का लेसन 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आरपीएमबी पार्टीशन के ऊपर बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड, इससे पहले मैं पहले के बहुत सारे लेसन्स में आरपीएमबी पार्टीशन के ऊपर कुछ आपको बेसिक में बता चुका हूँ कि ये बूट से रिलेटेड एक पार्टीशन होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में आरपीएमबी पार्टीशन किस काम में आता है। देखिए, सबसे पहले जो ईएमएमसी हमारी होती है, इसके अंदर भी वर्जन आते हैं। जैसे कि ईएमएमसी के जो वर्जन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे 4.3, 4.4, 4.41, 4.5, 5.1 और अभी शायद लेटेस्ट 5.2 या शायद इससे भी ऊपर कुछ आ गए हैं। लेकिन आरपीएमबी जो आया है वो 4.4 से आया है। जो ईएमएमसी का वर्जन 4.4 था तब से इसमें आना चालू हुआ। देखेंगे आप यहाँ पर तो 4.3 में ईएमएमसी के अंदर 3 ही पार्टीशन हुआ करते थे। 2 बूट से रिलेटेड होते थे, जो बूट 1 और बूट 2 होता है। उसके बाद में एक यूजर डेटा का पार्टीशन होता था। तो इस तरह से 3 ही पार्टीशन होते थे। और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देखिए, जो मैंने पहले एक वीडियो में 2 डंप फाइल बताई थी, देखिए जो ये XT1022 जो मोटरोला का है, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये मैंने EasyJetec प्लस से इसे जो है रीड किया था। तो उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर रोम 1 जो है UEFI में वो यूजर डाटा के लिए होता है। उसके बाद रोम 2 और रोम 3 बूट 1 और बूट 2 होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो EXT-CSD फाइल, मतलब ये 4 फाइल है, यहाँ पर आरपीएमबी फाइल नहीं है क्योंकि ये पुराना फोन है। और उसके बाद में आप देखेंगे, मतलब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो ईएमएमसी है वो 4.3 या उससे पहले की हो सकती है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ZT ब्लेड जो है, इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आरपीएमबी फाइल है डंप फाइल के अंदर, और ये UEFI बॉक्स से रीड करी हुई है। लेकिन उस समय मतलब ये UEFI बॉक्स और EasyJetec में ऐसा डिफरेंस नहीं होता है कि उसमें आरपीएमबी नहीं आती, दोनों में फाइल एक जैसी बनती है। और EasyJetec प्लस की फाइल UEFI में सपोर्ट करती है, UEFI की फाइल EasyJetec में सपोर्ट करती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ईएमएमसी के वर्जन होते हैं तो उसमें आरपीएमबी फाइल का जो आना स्टार्ट हुआ है वो 4.4 से हुआ है। ईएमएमसी का जब 4.4 वर्जन आया था, जब से इसका आना स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद से ही यूजर पार्टीशन के अंदर भी इनहेंस्ड जो अभी कुछ एरिया आने लगा, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि जीपी पार्टीशन में 3 जो होते हैं इनहेंस्ड यूजर पार्टीशन होते हैं, जो कि कुछ विशेष चीज रखने के लिए, जो सिक्योरिटी डाटा रखने के लिए जो एसएलसी में होते हैं। उससे आप इसके लिए पहले की वीडियो देख लीजिएगा। और मैं अभी इसमें जैसे कि आरपीएमबी के ऊपर बात करने वाला हूं, तो आरपीएमबी जो एक पार्टीशन होता है वो उसके अंदर कुछ ऐसा सिक्योर की और ऐसे ऑप्शन होते हैं, मतलब इस तरह की फाइल होती है जो सीपीयू द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन उसके ऊपर राइट की जाती है, कुछ की उसके अंदर होती है। देखिए, मैं आपको सैमसंग की एक वेबसाइट पर लिखा हुआ आर्टिकल बताता हूँ। देखिए, ये एक सैमसंग की वेबसाइट है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। वहां पर एक ये येजिन मून करके कोई वहां के एम्प्लॉय है, उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल इसके ऊपर लिखा था। वहां पर मुझे इसका डायग्राम मिला, क्योंकि मैं अभी भी इसके ऊपर लर्निंग करता हूं। मैं हमेशा इसके अंदर सीखता रहता हूं, खुद को अपडेट करने के लिए, अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए मैं इसकी जानकारी अभी भी लेता हूं। जबकि मैं मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में लगभग 16-17 साल से हूं, लेकिन अभी भी मैं इस बारे में पढ़ता रहता हूं। और वहां से मुझे साइट पर इसकी जानकारी मिली। जैसा कि मैंने बताया, ये आर्टिकल उनके एक एम्प्लॉय हैं येजिन मून, उनने लिखा था। उन्होंने देखिए कि वहां पर डायग्राम बनाकर इसको डिस्क्राइब किया था। ये जिसमें होस्ट लिखा है ये हमारा प्रोसेसर होता है, और जो ईएमएमसी है ये हमारी ईएमएमसी है। इसके अंदर मतलब जो ये सेक्शन जो दिखाया इन्होंने आरपीएमबी का दिखाया। देखिए, तो इसके अंदर जो होता है कुछ सिक्योरिटी डाटा होता है, जिसके थ्रू सीपीयू जो होता है, मतलब जो होस्ट होता है, वो ईएमएमसी को ऑपरेट करता है या कुछ ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करता है। तो इसके लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं ये SH256 एक एल्गोरिदम होती है जो कि मैक कोड बनाती है। खैर, वैसे किसी भी मोबाइल शॉप ऑनर को इतना डिटेल में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं अपना जो ईएमएमसी की वीडियो बना रहा हूँ, जो लेसन बना रहा हूँ, उसमें मेरा कंसेप्ट यही है कि मैं आपको इसके ऊपर वो नॉलेज देना चाहता हूं जो यूट्यूब पर अभी तक किसी चैनल ने या किसी भी टेक्नीशियन ने आपसे शेयर नहीं किया है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मैं खुद के नॉलेज को इंप्रूव करता हूं और अभी भी इस चीज के ऊपर लर्निंग करता हूं। तो मैं आपको इसलिए इस चीज को इतना डिटेल में बता रहा हूं कि जो होस्ट होता है और ईएमएमसी होती है, इनके बीच में कुछ मैक टोकन कोड होते हैं। मतलब ये उसकी एल्गोरिदम जो होती है
SHA-256 होती है। ये एक एल्गोरिदम होती है जो कि मतलब जैसे हम लोग, हमारी भाषा होती है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, ऐसे ही इनकी सीपीयू की और ईएमएमसी के बीच में की जो एल्गोरिदम होती है वो SH-256 में होती है, जिसको मैक कोड टोकन कहा जाता है। और देखिए हमारे होस्ट और ईएमएमसी, इन दोनों के बीच में ही की और काउंटर्स होते हैं जिनकी जो आपस में कनेक्टिविटी होती है एक दूसरे से, और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सीपीयू इन SH-256 एल्गोरिदम का यूज करता है, जिसकी मदद से मतलब जैसे कि मतलब इस ईएमएमसी के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो सीपीयू का होता है, और सीपीयू उसको जो कंट्रोल करता है ईएमएमसी को, वो आरपीएमबी के कुछ सेक्शन के थ्रू करता है। तो इसको डिटेल में समझाने का यही था मेरा, कि जैसे कि बहुत सी बार जब हम ईएमएमसी चेंज करते हैं, आपने देखा होगा कि जो EasyJetX बॉक्स होता है वो आरपीएमबी काउंटर दिखाता है। मैं आपको सैंपल के लिए दिखाता हूं। देखिए ये जो एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसके अंदर आप देखेंगे तो जो आरपीएमबी है, जिसे हम रीपे प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये यहां पर जो लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे काउंटर के सामने यहां पर रिस्पॉन्स में क्लीन लिखा हुआ। इसका यह मतलब है कि इस ईएमएमसी को अगर आप किसी भी फोन में लगाते हैं, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन मैच होता है, जो कि इनकी जैसे CID या हैश कोड जो होता है, तो अगर वो कोड मैच हो रहा है उसके हिसाब से, तो ये बिल्कुल उसमें वर्क करेगी। और एक इसमें देखिए ये नॉट क्लीन करके होता है, अगर ये जिसके अंदर आता है नॉट क्लीन, मतलब इसका जो काउंटर है आरपीएमबी का, अगर ये नॉट क्लीन है तो 99% चांसेस है कि आपके फोन में जब आप इस ईएमएमसी को प्लेस करेंगे तो उनकी जो एल्गोरिदम है वो सीपीयू से मैच नहीं होगी, और उस वजह से आपके फोन में आप उसमें बूट पार्टीशन भी डाल देंगे, फैक्ट्री फर्मवेयर भी डाल देंगे, सिक्योरिटी डाटा भी डाल देंगे, तब भी आपका फोन ऑन नहीं होगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम सेम मॉडल से निकाल के डाल दें या सेम वर्जन की ईएमएमसी उसके अंदर डाल दें तो हमारा फोन चालू हो जाएगा। बहुत से बार जैसा नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया, सेम मॉडल से निकालने के बाद जब ईएमएमसी हम उसके अंदर प्लेस करते हैं तो सारी प्रोसेस डन होने के बाद, सारी फाइल, बूट फाइल, फर्मवेयर फाइल सब डलने के बाद भी, सिक्योरिटी फाइल डलने के बाद भी वो फोन ऑन नहीं होता। तो उसका कारण सबसे बड़ा यही होता है एक। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूएफआई बॉक्स में इसका आपको ये काउंटर जो है इसका स्टेटस नहीं दिखेगा अभी उसके अंदर। फिलहाल में इसको चेक आप नहीं कर सकते हैं। और जो EasyJetX प्लस बॉक्स है उसके अंदर ये ऑप्शन बहुत पहले से ही है। और देखिए जो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, जो कि मैंने सैमसंग की वेबसाइट से, ये जो मिस्टर है मतलब येजिन मून, इन्हें एक बहुत बड़ा इसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, मैंने उसको पूरा रीड किया और कम से कम मैं उसको पिछले 1 महीने से स्टडी करते आ रहा हूं। तो ये चीजें अब टाइम के साथ बहुत ज्यादा अपडेट होती जा रही है। देखिए जैसे कि मैंने ये अभी आपको ईएमएमसी के वर्जन बताया, तो इसमें जैसे जैसे ईएमएमसी के वर्जन बढ़ते जा रहे हैं तो इसके अंदर अब जो है कुछ सिक्योरिटी डाटा को भी इन्होंने अंदर ले लिया है। जैसे कि इनके आर्टिकल में पढ़ा था मैंने, जिसकी के अंदर फिंगरप्रिंट, कुछ रेलिवेंट पब्लिक की और कुछ सीरियल नंबर जो होस्ट मतलब सीपीयू और ईएमएमसी के बीच में एक मतलब काम करने के लिए मतलब एल्गोरिदम और की होती है, तो उसका भी कुछ डाटा जो है आरपीएमबी के अंदर स्टोर होता है, जो एक ही बार वन टाइम प्रोग्रामेबल ही होता है। जैसा कि हमारा जो अभी जीबी पार्टीशन के बारे में मैंने बताया था, तो उस तरह से इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होता है। और इसकी भी कैलकुलेशन जो होती है वो 128 KB के मल्टीपल में होती है। मतलब इसका जो साइज आपको मिलेगा 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, इस तरह से इसका साइज बनेगा। इसका साइज कभी भी आपको 3 MB या 6 MB या इस तरह से नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं कि जो बूट पार्टीशन होते हैं वो भी 128 KB के उसमें चलते हैं, और हर ईएमएमसी के अंदर इसकी जो स्टोरेज होती है वो SLC होती है, सिंगल लेयर होती है। उस वजह से ये करप्ट बहुत कम होता है। और खासकर इसका जो इशू हमें आता है वो ईएमएमसी चेंज करते समय, जैसा कि मैंने अभी काउंटर जो ईएमएमसी जो आरपीएमबी काउंटर जो नॉट क्लीन और क्लीन बताया, उसकी वजह से आता है। तो जब भी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपने ईएमएमसी चेंज और आपने हर फाइल उसके अंदर, बूट फाइल, फर्मवेयर फाइल, फैक्ट्री फाइल अपने उसके अंदर डाली, और उसके बाद भी अगर आपका ईएमएमसी मतलब फोन आपका ऑन नहीं हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है। तो इसको आप जब भी अगर करते हैं, आपके पास EasyJetX प्लस बॉक्स है, तो आप इस काउंटर को चेक करने के बाद ही ईएमएमसी को प्लेस करें, नहीं तो उसको प्लेस करने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको उसको रन करने में। अभी आगे के कुछ मॉडल्स में आरपीएमबी के अंदर कुछ इंस्क्रिप्टेड डाटा जो सिक्योरिटी लेवल से होता है, जैसा कि आपने आईफोन के अंदर और एमआई के अंदर देखा, जैसे आईफोन के अंदर क्लाउड अकाउंट रहता है जो, तो वो एक सर्वर से कनेक्टिविटी रहती है,
ऐसे ही अभी जो MI अकाउंट जो आ रहे हैं वो भी अब टाइम के साथ इस तरह से अपडेट होते जा रहे हैं कि उन्हें बॉक्स से खोलने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा ही जैसा मैंने बताया कि टाइम के साथ RPMB को सिक्योरिटी लेवल को भी बहुत ज्यादा इनहेंस्ड किया है और उसको जो है ज्यादा सिक्योर करने की कोशिश करी है। उस वजह से बहुत से सिक्योर डाटा और इंस्क्रिप्टेड डाटा जिसे कि हम इंस्क्रिप्टेड नहीं कर पाते, जैसे यूजर एरिया जो हमारा होता है, अगर उस फोन में लॉक लगा हुआ होता है तो वो इंस्क्रिप्टेड आता है। उस फाइल को आप रीड अगर कर भी लेते हैं तो उसे जो है एक्सप्लोर नहीं कर सकते, मतलब खोल नहीं सकते, क्योंकि उसका जो उसके ऊपर जो प्रोग्रामिंग और जो एल्गोरिदम है उसको जो है हमारे फ्लैशिंग बॉक्स जो है डिकोड नहीं कर पाते, उस वजह से वो ओपन नहीं हो पाती है। जैसा कि आपने देखा होगा जो इंस्क्रिप्टेड अगर यूजर डाटा होता है तो उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर किसी फोन को अगर हम फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं तो वो जो इंस्क्रिप्टेड है वो इनस्क्रिप्टेड हो जाता है, मतलब वो उसे हम खोल सकते हैं, लेकिन बस होता यही है कि वो फॉर्मेट हो जाता है तो उसके अंदर का डेटा चले जाता है, लेकिन वो एक्सप्लोरेबल हो जाता है। तो इस तरह से आप उसे समझ सकते हैं। और RPMB के ऊपर मैंने पहले भी कुछ बेसिक आपको इसके नॉलेज दिया था, लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में वही चीज शेयर करता हूँ जो यूट्यूब पर अभी तक किसी ने शेयर नहीं करी है। और अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं, वैसे तो खैर मोबाइल रिपेयरिंग के लिए हमें इतना ऐसे डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, इस RPMB के ऊपर मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊंगा जो कि मैं EasyJetech बॉक्स पर और UEFI बॉक्स पर बनाऊंगा, लेकिन वो कुछ समय बाद बनाऊंगा जब ये चैनल पूरे मेरे मतलब ये जो लेसन्स मेरे अभी EMMC के चल रहे हैं 30 लेसन्स पूरे कंप्लीट होने के बाद मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये जो अभी मैंने EMMC में आपको बताया, ये एक समझने के लिए बताया बिल्कुल डीप लेवल पे, ताकि इन फ्यूचर जब आप इसके ऊपर काम करें तो आपको कोई दिक्कत ना है। तो इसके ऊपर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो बहुत सारी बनाऊंगा, EasyJetech प्लस और UEFI बॉक्स दोनों पर बनाऊंगा, ताकि आप उसको और डीप में समझ सके। और उसके ऊपर मैं बहुत सारी EMMC के ऊपर लाइव प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।